बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज का लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 23। इसमें हमारा जो बेसिक हमारी डिस्कशन चल रही थी वो वाइंडिंग अप पे चल रही थी कि जी हम कंपनी को वाइंड अप करेंगे। अब वाइंडिंग अप में हम जो बात पढ़ रहे थे वो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट थी। हम लोगों ने 3 तरह की वाइंडिंग अप के बारे में सुना था जो पहली डिस्कशन थी लेक्चर नंबर 22 में कि जी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट भी हो सकती है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी हो सकती है, वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट भी हो सकती है। फिर सर्कमस्टांसेस देखे थे कि किन किन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट इंटरवीन करेगा और वाइंड अप की तरफ चला जाएगा कंपनी को लेकर। आज हम ये देखने लगे हैं कि अच्छा, अगर ये कुछ लोग जो वाइंडिंग अप की तरफ ले जा सकते हैं कंपनी को, यानी वो कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं कि जनाब कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, तो उनकी क्वालिफिकेशन या उनको क्या क्या क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा ताकि वो कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकें, केस दायर कर सकें कि जनाब इस कंपनी को वाइंड अप हो जाना चाहिए। तो हम पहले उन पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक एक उनकी क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे, जो क्राइटेरिया उनको अलाउ करेगा कि वो अगर वो मीट करते हैं तो वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। पिटीशन मीन्स द केस। और केस क्यों फाइल करेंगे? जनाब की कंपनी को वाइंड अप करा दिया जाए बाय द कोर्ट, के कोर्ट इंटरवीन करे और कंपनी को वाइंड अप करा दे। कोर्ट ने खुद तो जंप इन करके नहीं आना ना, कोई ना कोई केस फाइल कर रहा होगा। सो कहते हैं 1.4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव, पेज नंबर 242, एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी शेल बी पिटिशन प्रेजेंटेड आइदर, यानी कौन कौन केस फाइल कर सकता है कंपनी को कोर्ट से वाइंड अप कराने के लिए। नंबर 1, कंपनी कर सकती है, क्रेडिटर और क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूटरी और कंट्रीब्यूटरीज, बाय ऑल और एनी ऑफ द फोरसेड पार्टी, यानी तमाम ये जो ऊपर ए बी सी में बताई हैं ये तमाम पार्टीज या तो इकट्ठे मिलकर या अलग-अलग भी केस फाइल कर सकती हैं। रजिस्ट्रार भी केस फाइल कर सकता है कोर्ट में, पिटीशन फाइल कर सकता है। कमीशन भी पिटीशन फाइल कर सकता है कोर्ट में कि कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए, और बाय द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द कमीशन, या कमीशन का नमूना। ये लोग कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि ताकि कोर्ट कहे कोर्ट वाइंड अप करवा दे, यानी कि वाइंडिंग अप बाय कोर्ट हो जाए। सो हम वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के अंदर ही हमने सर्कमस्टांसेस पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि अच्छा ये कैसे बंद करा सकते हैं। देखो यही लोग, मैंने एक स्केच आप लोगों के लिए ड्रॉ किया कि अगर कंपनी पिटीशन फाइल करना चाहती है, पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, कोर्ट को केस फाइल किया जा रहा है कि जनाब आप इंटरवीन करें और कंपनी को बंद करा दें, तो कंपनी अगर ये काम करना चाहती है तो क्राइटेरिया क्या है, क्रेडिटर करना चाहते हैं तो क्राइटेरिया क्या है, कंट्रीब्यूटरी करना चाहते हैं तो क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रार और कमीशन। यही जो भी हमने बातें पढ़ी इसका अब आगे क्राइटेरिया वो एक्सप्लेन करेगा कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप करवाना चाहती है तो फिर कंपनी को चाहिए कि पिटीशन फाइल करे, ठीक है, लेकिन पिटीशन के साथ एसेट और लायबिलिटीज, यानी कंपनी इटसेल्फ इन्वॉल्व हो जाए और कह दे कि ठीक है, कंपनी से मुराद है डायरेक्टर्स के, डायरेक्टर डिसीजन ले लें कि हमें कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए थ्रू कोर्ट, तो फिर कंपनी को चाहिए कि वो पिटीशन फाइल करे और पिटीशन के साथ एसेट लायबिलिटीज की डिटेल्स दे दे और ये भी बता दे कि कितने सूट्स फाइल किए हुए, यानी कोर्ट को इन्फॉर्म करे कि जनाब कितने सूट्स हैं जो कंपनी ने फाइल किए हुए हैं और कितने हैं जो कंपनी के खिलाफ फाइल किए हुए हैं। तो सूट्स फाइल्ड बाय दी कंपनी और अगेंस्ट दी कंपनी। इसके साथ साथ क्या करे, इसके साथ साथ एसेट लायबिलिटी की डिटेल्स अपनी पिटीशन के साथ जमा करा दे, तो वो पिटीशन एक वैलिड पिटीशन समझी जाएगी और कोर्ट इंटरवीन करेगा फॉर वाइंडिंग अप। ले जी, अगर किसी क्रेडिटर को तकलीफ हो और क्रेडिटर चाहे कि वो पिटीशन फाइल कर दे कोर्ट में ताकि कोर्ट इंटरवीन करे और कंपनी को बंद करा दे, तो लॉ कहता है कि फिर क्रेडिटर ने अगर करना है तो वो अपनी पिटीशन के साथ साथ सिक्योरिटी पे करे। सिक्योरिटी क्या होगी? कॉस्ट ऑफ द केस, इस पिटीशन फाइल करने की कॉस्ट, सारी जितनी भी सिक्योरिटी डिटरमिन की जाएगी, तो सिक्योरिटी पे करे वो। और अगर क्रेडिटर को उस सूरत में ये ऑप्शन अलाउ होगी अगर कोर्ट को रीजनेबल लगे, इफ इट इज डीम्ड रीजनेबल देन कोर्ट वुड अलाउ अ क्रेडिटर टू फाइल अ पिटीशन अगेंस्ट द कंपनी फॉर वाइंडिंग अप। ठीक हो गया? अच्छा, आसान बातों पे आते हैं। पहले कंट्रीब्यूटरी की जगह मैं रजिस्ट्रार की बात कर लेता हूं। रजिस्ट्रार कब फाइल कर सकता है? लॉ कहता है भाई सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो कंपनी को, जिसको वाइंड अप कराने की पिटीशन फाइल कर रहे हो उसको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी
हर्ड दो, जब उसको अपॉर्चुनिटी दे दी उसके बाद कमीशन की अप्रूवल लो। तुम्हें कमीशन ने अप्रूवल भी दे दी, रजिस्ट्रार इसके बाद पिटीशन फाइल करेगा। यानी कि दो स्टेप्स परफॉर्म करो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, कमीशन की अप्रूवल लो, कमीशन रजिस्ट्रार को इजाजत दे दे कि वो पिटीशन फाइल कर सकता है, तो फिर रजिस्ट्रार पिटीशन फाइल करेगा। दैट्स ऑल। इज दैट क्लियर? फिर कहते हैं अगर कमीशन खुद काम करना चाहिए वाला, कमीशन वाइंड अप में जाना चाहे, कमीशन चाहे कि वो कोर्ट में पिटीशन दायर कर दे अगेंस्ट द कंपनी फॉर वाइंडिंग अप, तो फिर क्या करे? वो कहता है वही प्रोसेस, OBH, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कंपनी को बोलने का, अपने दलाइल पेश करने का मौका दो। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करो उनके अफेयर्स की, इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंपनीज अफेयर, कंपनी के अफेयर को जांचो पड़तालो। ठीक है, कहीं गलत चक्कर तो नहीं चला रही कंपनी, तो कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करो। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद आप पिटीशन फाइल करोगे। अच्छा, अब रह गया कंट्रीब्यूटरी। सो रजिस्ट्रार के केस में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कमिश्नर अपील, कमीशन अप्रूवल देगा, देन पिटीशन फाइल होगी। कमीशन के केस में अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टिगेशन और फिर पिटीशन फाइल होगी। लास्ट प्रोसेस, अगर कंट्रीब्यूटरी यानी मेंबर ये काम करना चाहे तो क्या करें? तो कहता है सबसे पहली शर्त पूरी होना जरूरी है कि मेंबर उस सूरत में करेगा अगर नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस हो जाएं कंपनी के। नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस्ड, रिड्यूस से क्या मुराद है कि भाई दो प्राइवेट कंपनी है तो 2 से कम हो जाएं, पब्लिक है तो 3 से कम हो जाएं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस्ड, तो कहते हैं एक शर्त तो ये पूरी होना जरूरी है, और दूसरी शर्त जो मेंबर ये पिटीशन फाइल कर रहा है उसके पास 180 दिन कम से कम शेयर पड़े होने चाहिए। इन दोनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है। एक भी पूरी ना हुई मेंबर पिटीशन फाइल नहीं कर सकेगा, कंट्रीब्यूटरी पिटीशन फाइल नहीं कर सकेगा। सो अच्छा जी, थोड़ी सी इंटरफेरेंस की वजह से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। कंट्रीब्यूटरी मैंने कहा पहली शर्त यह है कि नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस होने चाहिए, एंड जो भी मेंबर ये पिटीशन फाइल कर रहा है वो कम से कम 180 दिन शेयर होल्ड करके रखेगा। यानी उसके पास जो होल्डिंग पीरियड है, जितनी देर उसकी शेयर ओनरशिप में रहे, या जब भी उसको ट्रांसफर हुए इन केस ऑफ एन डेथ ऑफ अ पर्सन के, फॉर एग्जांपल मुझे विरासत में शेयर मिले हैं तो कम से कम, या मैंने शेयर वाकई मैंने ही एक्वायर किए हैं, दोनों केसेस में मेरा होल्डिंग पीरियड 180 दिन का होना चाहिए। लेकिन 180 दिन कितने टाइम पीरियड में? पिछले 18 महीनों में। कहते हैं विद इन द लास्ट प्रीसीडिंग 18 मंथ्स। 18 मंथ्स फ्रॉम वेयर? कौन से 18 महीने? कहते हैं जिस वक्त कमेंसमेंट हो गई है ना वाइंडिंग अप की, वाइंडिंग अप की कमेंसमेंट से 18 महीनों के अंदर अंदर से 18 महीनों से पहले, सॉरी मैं यहां पे समझाता हूं, 18 महीने मतलब ये देखो जी, फॉर एग्जांपल कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। अच्छा जी, कोर्ट के केस में वाइंडिंग अप कमेंस कब होती है? कहता है वाइंडिंग अप कमेंस तब होती है जब कोर्ट ऑर्डर जारी कर देता है। ऐसे ही पढ़ा था जी हमने, ये बात हम पढ़ चुके हैं कि कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट में जब पिटीशन फाइल की जाती है, कोर्ट ऑर्डर नहीं सॉरी, कोर्ट में पिटीशन, कोर्ट में जब पिटीशन फाइल की जाती है तो जिस डेट के ऊपर पिटीशन फाइल की जाती है वही डेट कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप कहलाती है। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के केस में जिस डेट के ऊपर पिटीशन फाइल की जाती है उस डेट को कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप कहा जाता है। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो कोर्ट की पिटीशन से कहता है पिछले 18 महीनों में प्रोसीडिंग्स या बिफोर कोर्ट पिटीशन, जो पिछले 18 महीने हैं, प्रोसीडिंग्स 18 मंथ है, बिफोर लिख दें या प्रोसीडिंग लिख दें, जो आपको बेहतर लगे। मैं प्रोसीडिंग लिख रहा हूं। प्रोसीडिंग 18 मंथ्स जो हैं, जो पिछले 18 महीने हैं, इस 18 महीनों में जो मेंबर पिटीशन फाइल कर रहा है उसका होल्डिंग पीरियड कम से कम 180 दिन का हो।
होल्डिंग पीरियड कम अज कम 180 दिन का हो। अच्छा, होल्डिंग पीरियड 180 दिन का हो, ये बात एक बात याद रखिए, हो सकता है ये शेयर मैंने एक्वायर किए हों, फर्स्ट टाइम मेरे नाम पे ही इशू हुए हों, तो फिर 180 दिन देख लें। या फिर एक सूरत ये भी तो हो सकती है कि ये ट्रांसफर हुए हों मुझे, या मुझे इनहेरिटेंस में मिले हों, मतलब मेरे बाप दादा की जायदाद मुझे ट्रांसफर हुई है, तो वहां से फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास 180 डेज, जब भी ट्रांसफर हुई मेरे पास 180 डेज हैं बिफोर फाइलिंग द पिटीशन फॉर दी वाइंडिंग अप। और ये किस केस में है? ये मेंबर या कंट्रीब्यूटरी जब फाइल करता है उस केस में। तो दो कंडीशनों का पूरा होना जरूरी है, नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस्ड एंड 180 डेज ऑफ होल्डिंग पीरियड। तो बेटा यहां तक ही था, इससे इसी को अब यहां से पढ़ते हैं। अब जो हमने अभी समझा है इस चार्ट के अंदर, मेरा ख्याल है अब आप ऑनलाइन में तो सबसे आसान फायदा है कि आप इसको रोक के भी अगर चार्ट ड्रॉ करना चाहें फॉर योर ईज तो आप कर सकते हैं। तो यहीं से फिर इसको अब आगाज करते हैं। कहते हैं एप्लीकेशन टू द कोड फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया था, आगे चल रहा हूं। द टर्म कंट्रीब्यूटरी मीन्स, मैं पेज नंबर हूं बेटा 243 में, टॉप से मैं पढ़ रहा हूं। द टर्म कंट्रीब्यूटरी मीन्स अ पर्सन लायबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट ऑफ द कंपनी ऑन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। ये बात मैंने पहले भी सिखाई हुई थी कि हम इसी मेंबर को कंट्रीब्यूटरी क्यों कहते हैं, क्योंकि वाइंडिंग अप हो रही है, इन्हीं लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है कंट्रीब्यूटरी। अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन दोनों साइड पे हो सकता है, ये लोग फर्दर कंट्रीब्यूट तो नहीं करने के लिए लायबल होते अगर इन्होंने पेड अप कैपिटल पूरा पे कर दिया हुआ है, लेकिन इनका कुछ अगर हिस्सा बनता है, कोई सरप्लस एसेट बनते हैं, तो उनमें इनकी कंट्रीब्यूशन होती है, उन्हें वो हिस्सा मिलता है। यानी यूं कहना चाहिए कंट्रीब्यूशन इन दी सरप्लस एसेट्स ऑफ द कंपनी, तो इसलिए इन्हें कंट्रीब्यूटरी भी कहा जा रहा होता है। कंडीशन फॉर पिटीशन बाय द कंपनी, कहता है अगर कंपनी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वही बात जो स्केच में लिखी हुई है आपके सामने, द कोर्ट शैल नॉट गिव अ हियरिंग टू द पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप अ कंपनी बाय द कंपनी अंटिल द कंपनी हैज फर्निश। कहता है कोर्ट सुनेगी नहीं केस को जब तक until the company has furnished with its petition, कंपनी ने अपनी पिटीशन के साथ in the prescribed manner, ठीक है, कंपनी ने अपनी पिटीशन के साथ फर्निश किया, क्या फर्निश किया है? द पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स एसेट, अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड बिजनेस ऑपरेशन एंड द सूट्स और प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट इट, और कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं जो उसके अगेंस्ट पेंडिंग हैं। तो मैंने बाय और अगेंस्ट लिखा है, तो दोनों लिखा जा सकता है। आप अगेंस्ट वाले तो लाजमी आप देखेंगे कि आपके खिलाफ किस किसने केस फाइल किया हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कंडीशन फॉर पिटीशन बाय द क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर केस फाइल करना चाहता हो तो कहते हैं द कोर्ट शैल नॉट गिव hearing to a petition for winding up a company by a contingent और prospective creditor। ये दोनों बातें मैंने सिखाई थी। prospective creditor होता है फ्यूचर में जो हमारा creditor है, जिससे कि फ्यूचर में हमने कोई liability पे करनी है या फ्यूचर में वो obligation क्रिएट होनी है, prospective। या फिर मैं यूं कहूँ, या फॉर एग्जाम्पल अभी हमने सामान ले लिया हुआ लेकिन उसकी पेमेंट 60 दिन के बाद होनी है, इसका मतलब है वो हमारा वाजिबुल अदा है लेकिन आफ्टर 60 डेज, तो ये प्रोस्पेक्टिव हो सकता है हमारा। या फ्यूचर में हमने कोई लायबिलिटी अंडरटेक करने का प्रॉमिस कर लिया हुआ, यूं समझ लें, तो वो हमारा प्रोस्पेक्टिव है। और कंटिंजेंट क्या है? जिस तरह कोर्ट केसेस हुए होते हैं और अगर आप केस हार जाएं तो आपको पे करने पड़ेंगे, तो सपोज वो हमारा कंटिंजेंट क्रेडिटर है कि हम हैपनिंग कर रही है अपॉन द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द इवेंट। ठीक हो गया? तो कहते हैं फॉर वाइंडिंग अप बाय अ कंटिंजेंट और प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर अंटिल सच सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट हैज बीन गिवन, यानी उसने कॉस्ट पे की हो, सिक्योरिटी कॉस्ट, एज द कोर्ट थिंक रीजनेबल, जो कोर्ट को बेहतर लगे, एंड अंटिल अ प्राइमा, अच्छा, एज द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल। मैं एक चीज़ की करेक्शन कर देता हूँ माजरत जी, मैंने इसको लिंक कर दिया सिक्योरिटी कॉस्ट के साथ कि कोर्ट को भी रीजनेबल लगे। नहीं जी, ये बात नहीं है, मैं अपनी बात को रेक्टिफाई कर देता हूँ इससे पहले कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो। उसने ये लिखा है कि कोर्ट इनकी पिटीशन सुन लेगी अगर ये सिक्योरिटी पे कर दें। कितनी सिक्योरिटी? उसने कहा कोर्ट को जितनी रीजनेबल लगे। तो ये मेरी गलती है जी, मैंने इसको अलहदा से एक फैक्टर शो कर दिया था, तो मैंने इसको रेक्टिफाई कर दिया, इसलिए आप भी प्लीज़ रेक्टिफाई कर लें। तो उसने कहा एज द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल एंड अंटिल अ प्राइमा फेशी केस फॉर वाइंडिंग अप हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। हाँ, ये जरूर है कि अपेरेंट से ऐसा आपने कोर्ट को कन्विंस करना है कि भाई ये वाकई ही इसके वाइंडिंग अप की जरूरत है। हाँ, ये आपने करना पड़ेगा, इसीलिए शायद इसके साथ लिंक कर सकते हो कि इफ द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल, उस मैनर में कि जी अगर कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर लो कि वाकई क्रेडिटर वो सेटिस्फाई कर ले कि वो क्यों ऐसा कह रहा है कि कंपनी को बंद होना चाहिए, क्या उसकी रीज़न बहुत जेन्युइन है।
लें जी, ये दो बातें होगी। आगे कहता है कंडीशन फॉर वाइंडिंग अप बाय द पिटिशन बाय द कंट्रीब्यूटरी। अ कंट्रीब्यूटरी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप अनलेस नंबर 1 either the number of member is reduced in case of a private company below 2 or in case of a public company below 3 एंड दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त क्या है? नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस्ड। दूसरी शर्त द शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज अ कंट्रीब्यूटरी, यानी जिन शेयरों की वजह से वो मालिक बना हुआ है, वो मेंबर बना हुआ है, वो कंट्रीब्यूटरी बना हुआ है, और सम ऑफ देम आइदर वर ओरिजिनली अलॉटेड टू हिम, उसे खुद अलॉट हुए, मतलब उसने एक्वायर किए हैं, और हैव बीन हेल्ड बाय हिम, या वो होल्ड करके बैठा हुआ है, एंड रजिस्टर्ड इन हिज नेम, और उसके नाम पे रजिस्टर्ड हैं फॉर एटलीस्ट 180 डेज, उसका होल्डिंग पीरियड 180 दिन का है, ड्यूरिंग 18 मंथ्स, उस 18 महीनों में, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप की कमेंसमेंट से पहले वाले 18 महीनों में उसका होल्डिंग पीरियड 180 दिन का है, और हैव और डिवॉल्व्ड ऑन हिम थ्रू द डेथ ऑफ अ फॉर्मर होल्डर, या उसको ये शेयर एक्वायर किए हैं या ट्रांसफर हुए हैं, डिवॉल्व हुए हैं थ्रू द इनहेरिटेंस, यानी विरासत में मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन फॉर पिटिशन बाय द रजिस्ट्रार। अच्छा, रजिस्ट्रार के केस में क्या होगा? कहते हैं द रजिस्टर, वही जिस 3 वे स्टेप, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कमिश्नर अप्रूवल, और देन रजिस्ट्रार करेगा। तो कहते हैं रजिस्ट्रार शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पिटिशन फॉर द वाइंडिंग अप अनलेस द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कमीशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, यानी कमीशन की अप्रूवल मिल चुकी हो पहले टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, एंड नो सच सैंक्शन शैल बी गिवन, और ऐसी कोई सैंक्शन नहीं मिलेगी, यानी कमीशन उस वक्त तक अप्रूवल ही नहीं देगा जब तक, अनलेस द कंपनी हैज फर्स्ट बीन अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन एंड ऑफ बीइंग हर्ड, जब तक कंपनी को अपने दलाइल पेश करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती। इसका मतलब है, अगर मैं कहूं प्रोसेस क्या हुआ, फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, उनके दलाइल सुनो, उसके बाद कमीशन अप्रूवल देगा, कमीशन अप्रूवल देगा तो रजिस्ट्रार केस फाइल कर सकता है, वरना नहीं। लें जी, नेक्स्ट पॉइंट, द कंडीशन फॉर पिटिशन बाय द कमीशन और ऑथराइज पर्सन, यानी कमीशन या उसका कोई नमूना केस फाइल करना चाहे तो क्या सूरत हाल होगी? तो वो कहता है जी, द कमीशन और द पर्सन ऑथराइज बाय द कमीशन इन दैट बिहाफ शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ये लोग भी पिटिशन फाइल नहीं कर सकते। Unless an investigation into the affair of the company has revealed that, कि unless की इन्वेस्टिगेशन, ये unless इन्वेस्टिगेशन कंपनी की, यानी unless के वो कंपनी के अफेयर्स में इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन ये चीज़ रिवील कर दे, has revealed that it was formed for an fraudulent or unlawful purpose, ये किसी अनलॉफुल पर्पज, इट वॉज फॉर्म फॉर एनी फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पज, यानी कंपनी जो है वो बनी हुई थी किसी अनलॉफुल पर्पजेस के लिए या फ्रॉडुलेंट फ्रॉड करने के लिए। इट इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस नॉट ऑथराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम, ये कोई ऐसा काम कर रही है जो इसके मेमोरेंडम में ऑथराइज नहीं है, और इट्स बिजनेस इज बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर ऑप्रेसिव टू एनी ऑफ इट्स मेंबर और पर्सन कंडक्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द, और पर्सन कंसर्न इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कहता है ये कोई कंपनी ऐसा काम कर रही है जो कि अगेंस्ट है, जो को मुखालफत है जिसकी मेंबर से, यानी ऑप्रेसिव टू एनी, ऑप्रेसिव मींस अगेंस्ट है, या नाजेब नागुजीर है किसी मेंबर के लिए, या फिर वो लोग जो कि कंपनी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे, और दैट इट्स मैनेजमेंट हैज़ बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड, या उसकी मैनेजमेंट जो है वो काले भेड़े हैं, वो फ्रॉड में उन्हें जुर्म साबित हुए हैं फ्रॉड के उन पे, ठीक है, गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिसेंस और अदर मिसकंडक्ट टुवर्ड्स द कंपनी और टुवर्ड्स एनी ऑफ इट्स मेंबर, यानी उनकी मैनेजमेंट जो है वो करप्ट है, और टुवर्ड्स कंपनी, यानी वो कंपनी के साथ मुखलिस नहीं है और उसके मेंबर्स के साथ मुखलिस नहीं है। लेकिन आगे वो बड़ी बड़ी बात कहते हैं, सच पिटिशन शैल नॉट बी प्रेजेंटेड और ऑथराइज्ड टू बी प्रेजेंटेड बाय द कमीशन, यानी ये पिटिशन फाइल ही नहीं हो सकती unless the company has been afforded an opportunity of making a representation, जब तक कंपनी इजाज़त नहीं देगी, कंपनी को इजाज़त नहीं मिलेगी अपनी बात, अपने दलाइल पेश करने की। ठीक हो गया। आगे कहता है however if the sole business of the company is licensed activity, बड़ी बड़ी मज़ेदार बात है, हमने सेक्शन 42 की कंपनी पढ़ी थी, हमने इसके अलावा मैंने आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में बताया था, मैंने कहा था ये वो कंपनीज हैं जो लाइसेंस बेस्ड हैं, जिनका रिवोक हुआ तो उनका चलने का मकसद ही खत्म हो जाना है। तो अगर मैं कहता हूं कि आपका लाइसेंस रिवोक हो गया तो इसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन हो चुकी, इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके रिजल्ट में आपका लाइसेंस रिवोक किया गया ना। और अगर आपका लाइसेंस रिवोक हो गया और अब आप वाइंडिंग अप की पिटीशन फाइल करने जा रहे हो, कमीशन फाइल करने जा रहे हो, तो क्या कमीशन को दोबारा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है?
पहले ही इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में, इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो चुका है, तो दोबारा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती टेक्निकली। तो कहता है however if the sole business of the company is the licensed activity and that license is revoked, no investigation into the affair of the company shall be required। किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है टू प्रेजेंट द पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 बेटा पास पेपर का क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वो आप खुद देखिएगा। कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, ये मैंने वैसे ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू कमेंस एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप। तो ये मैंने पहले भी बताया, जिस डेट पे आप कोर्ट में पिटिशन दायर करते हैं वही डेट कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप समझी जाती है, लेकिन किस केस में? वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के केस में। ले जी एग्जांपल 5 प्लीज, जरा एक दफा पढ़िए प्लीज जल्दी से। जी होपफुली आपने पढ़ लिया, चलें आगे चलते हैं। ले जी नेक्स्ट स्टेप है, कहता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। लो जी हम पहले स्टेप से थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए, अभी हम गए नहीं प्रोसेस के ऊपर, अभी तो हम सिर्फ स्लाइडली डिस्कशन करें। 3 तरह की वाइंडिंग अप के बारे में हमने पढ़ा था। वाइंडिंग अप कौन सी? कोर्ट के मुताबिक, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, दूसरी थी वॉलंटरी वाइंडिंग अप, तीसरी थी वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। तो अभी हम दूसरी पे जा रहे हैं, वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप का क्या मुराद है? मेंबर खुद विश करते हैं कि वो इसे वाइंड अप कर दें, तो वो क्या करेंगे फिर? मेंबर अपनी जनरल मीटिंग के अंदर क्या करेंगे? रेजोल्यूशन पास देंगे कि भाई हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन क्या कोर्ट को पिटीशन फाइल करेंगे? नहीं नहीं नहीं, कोर्ट से नहीं करवाना चाह रहे, खुद ही फाइल करके खुद ही कंक्लूड करना चाह रहे हैं कंपनी को। तो वो कहता है कंपनी में बी वाउंड अप वॉलंटरीली। अब मैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप पे आ गया हूं बेटा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1.6 पेज नंबर सेम है 244। A company may be wound up voluntarily when it passes a resolution for voluntary winding up in any of the following ways। यानी कि वो रेजोल्यूशन पास कर दें कि वो कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं वॉलंटरी, नॉट बाय द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे वो जो कंट्रीब्यूटरी वाली बात पड़ी। ठीक है, प्लीज़ फोकस करवा दीजिएगा, ये फ्रेम में है, प्लीज़ इसको फोकस कर लीजिएगा। कंट्रीब्यूटरी वाली बात पड़ी वो तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप की। वॉलंटरी वाइंडिंग अप का मतलब है कि हाँ ये मेंबर खुद वाइंड अप करना चाह रहे, तो रेजोल्यूशन पास करेंगे। रेजोल्यूशन कौन सी वाली होगी? स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन जरा पढ़ते हैं, वो कहता है फॉलोइंग वेज में रेजोल्यूशन पास की जा सकती है। मैं पहले बी क्लॉज पढ़ता हूँ, आसान वाली। इफ द कंपनी पासिस अ स्पेशल रेजोल्यूशन दैट द कंपनी बी वाउंड अप वॉलंटरी, तो कंपनी क्या करेगी? मेंबर क्या करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और कंपनी वाउंड अप। और ऊपर वाली बात, और ऊपर अब पढ़ लिया मैंने, अब एक क्लॉज पढ़ने लगा हूं। इफ द कंपनी इन द जनरल मीटिंग passes a resolution requiring the company to be wound up voluntarily as a result of the expiry of the period for its duration, if any, fixed by its article, or on the occurrence of any event in respect of which the article provides that the company should be dissolved। कहता है if the company in the general meeting passes a resolution, कंपनी जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करती है कि भाई हम कंपनी को वाइंड अप करने लगे हैं क्योंकि हमने आर्टिकल्स के अंदर इसकी ड्यूरेशन फिक्स की थी, हमने फिक्स किया हुआ था कि हम 5 साल के लिए कंपनी चलाएंगे। तो कहता है वो 5 साल पूरे हो जाएं, 5 साल पूरे हुए, पर्पस खत्म हुआ, या पर्पस देखो ड्यूरेशन स्पेसिफाई की जा सकती है या पर्पस स्पेसिफाई किया जाता है। तो ड्यूरेशन मुकम्मल हो जाए या पर्पस अचीव हो जाए, यानी 5 साल पूरे हो जाए या वो प्रोजेक्ट जिसके लिए कंपनी बनाई थी वो प्रोजेक्ट अचीव हो जाए, तो दोनों केसेस के बाद वो कहता है कि बी वाउंड अप वॉलंटरी एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ इट्स ड्यूरेशन, कि जितना ड्यूरेशन फिक्स किया था वो पूरा हो गया, रेजोल्यूशन पास कर दो। इफ एनी फिक्स बाय आर्टिकल, आर्टिकल में फिक्सिंग की आपने, और ऑन द अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द आर्टिकल प्रोवाइड दैट द कंपनी शुड बी डिसॉल्व्ड, या ऐसा इवेंट अकर हो गया जिसके बारे में आपने आर्टिकल में लिखा हुआ था कि भाई अगर ये इवेंट अकर हुआ तो मैं कंपनी को डिसॉल्व कर दूंगा। इवेंट क्या हो सकता है? से प्रोजेक्ट कंप्लीशन, आपने लिखा हुआ है कि जो ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वी विल डिसॉल्व द कंपनी, वी विल गो फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो इसका मतलब है आज प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, बेशक 5 साल मुकम्मल नहीं हुए लेकिन प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, तो वाइंड अप हो जाएगा। क्या करो? रेजोल्यूशन पास करो, वाइंड अप कर दो, बात खत्म। तो वो दोनों केसेस बताता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 देखिए, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है,
बड़े प्यारे तरीके से उसको अलाइन किया गया है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें कंफ्यूज कर देने वाली चीज़ें क्रिएट की गई हैं। मैं ज़रा डिस्कस करता हूँ, मैं चाह रहा था कि आप एक दफ़ा मेरे साथ बस इसको डिस्कस कर लें ताकि हम इसको कंक्लूड कर सकें। कैरेट लिमिटेड वाज फॉर्म फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। सीएल बनी है 3 सालों के लिए। द पीरियड ऑफ 3 years इज ड्यू टू कंप्लीट ऑन 31 दिसंबर 2021 में ये पीरियड कंप्लीट हो रहा है। हाउएवर द प्रोजेक्ट विच द कंपनी हैड अंडरटेकिंग इज स्टिल इन प्रोग्रेस। लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट चलाया हुआ है वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ। 3 साल हो गए हैं पूरे, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो रहा। Advise the director of CL regarding the legal status of CL on the completion of 3 years while work on the project is not yet complete। कहता है ज़रा एडवाइस तो करें डायरेक्टर्स को कि क्या करें, 3 साल मुकम्मल हो गए हैं लेकिन अभी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ, तो कंपनी की डिसोल्यूशन के हवाले से उनका क्या ख्याल है। तो देखो ज़रा, अगर आप गौर करो 3 साल हो गए हैं, यूजुअली ड्यूरेशन मुकम्मल हो गई है, तो क्या होगा, रेजोल्यूशन फाइल, मेंबर्स रेजोल्यूशन फाइल कर देंगे। वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए क्या करेंगे मेंबर्स, कंपनी क्या करेगी, रेजोल्यूशन पास कर देगी, रेजोल्यूशन पास करेगी, कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। लेकिन प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ, तो बेहतर नहीं है कि एक्सटेंशन ले लें थोड़ी सी, डायरेक्टर आपस में डिसाइड कर लें बीइंग एन एजेंट ऑफ द कंपनी कि भाई हम थोड़ा सा और चला लेते हैं कंपनी को और कंपनी का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेते हैं। तो ज़रा देखते हैं उसने आंसर को कितने खूबसूरत तरीके से स्पेसिफाई किया, समराइज किया। दो CL was formed for a period of 3 years, a winding up would not commence unless the resolution in this regard has been passed। तो कहता है ऑटोमेटिकली वाइंडिंग अप स्टार्ट नहीं होगी, बेशक ड्यूरेशन फिक्स है लेकिन ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगी। 3 साल बाद जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। Therefore, it would be necessary for the director of CL to have a resolution passed in the general meeting of the company। इसलिए डायरेक्टर को चाहिए कि वो रेजोल्यूशन पास करें कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर। ठीक है जी, आगे चलें। इन द व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन ऑफ लॉ, CL may continue its activities even after the commencement of the winding up so far as it is necessary for completing the project। कहता है CL अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सकता है even after the commencement of, बट ये थोड़ा इलॉजिकल हो जाएगा ना कि वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गई हुई है, साथ साथ आप अपना प्रोजेक्ट भी मुकम्मल करें। तो इस भेद चाल से बचने के लिए वो कहता है इट वुड नॉट बी एडवाइजेबल टू कमेंस वाइंडिंग अप बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एज इट मे नॉट बी फिजिबल फॉर द कंपनी टू सेल इट्स एसेट एंड पे ऑफ इट्स लायबिलिटी प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब वाइंडिंग अप में होना क्या है, एसेट बिकने लायबिलिटी बिकने, तो बड़ा भेड़ चाल बन जाएगी ना। इधर से आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाह रहे हो, उधर से किसी ने एसेट बेच दिया, अब प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा, मशीनरी तो बिक चुकी है। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए वो कहता है देयरफॉर डायरेक्टर ऑफ CL शुड एक्सटेंड द पीरियड फिक्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी बाय मेकिंग नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो बेहतर ये है कि डायरेक्टर को सजेस्ट करें कि आप अपने टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा लें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल्स में टाइम फिक्स किया हुआ है तो आर्टिकल्स को अमेंड कर लें, बात खत्म। लेकिन अब यहाँ पे एक गलती है छोटी सी, इसको करेक्ट कर लें, ये ना आप इससे परेशान हो जाएं। जो ऊपर सेकंड लाइन पड़ी है देयरफॉर इट वुड बी नेसेसरी फॉर द डायरेक्टर ऑफ CL टू हैव अ रेजोल्यूशन पास, बेटा ये डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास नहीं करते बल्कि मेंबर पास करते हैं, इसलिए इसे वॉलंटियर ये मेंबर रेजोल्यूशन पास करेंगे। बट देयर इज नो सच डाउट कि मेंबर की पास के रेजोल्यूशन पास होने से पहले डायरेक्टर ने ये डिसीजन ले लिया होगा। इसलिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कंपनी के केस में डायरेक्टर कैसे आ गए, बेटा देखो कोई भी डिसीजन कंपनी जब लेती है तो पहले डायरेक्टर डिसीजन लेता है, फिर उसके बाद मेंबर की अप्रूवल आ रही होती है। तो इस केस में मेंबर अप्रूवल आ सकी है, आप यहाँ पे वर्ड डायरेक्टर को मेंबर के साथ रिप्लेस कर सकते हो, ठीक हो गया। लेकिन एक्सटेंशन का डिसीजन तो डायरेक्टर ही लेंगे, उसमें मेंबर का रोल नहीं रहेगा। लेकिन जी इसके साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 भी एक दफ़ा आपने होमवर्क के तौर पे पढ़ना है। इंशाल्लाह एक लास्ट वाइंडिंग अप रहेगी, वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, हम ये कल पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम फिर अगला जो प्रोसीजरल है अबाउट द ऑफिशियल लिक्विडेटर हम वो स्टार्ट कर देंगे। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।